इंडिकेटर्स की जो दूसरी टाइप है वो है एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। ये इंडिकेटर वहां पे इस्तेमाल होंगे जहां पे रिएक्शन के नतीजे में प्रेसिपिटेट या कोई इनसॉल्युबल चीज बनती है, और इन इक्विलेंस पॉइंट के ऊपर इंडिकेटर जो है वो प्रेसिपिटेट के साथ मिलके इस अंदाज में अपने अंदर तब्दीली लाएगा कि वो कलर के अंदर तब्दीली कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ इंडिकेटर जो है जैसे फ्लोरिसिन है, डाइक्लोरोफ्लोरिसिन है, एओसिन है, रोडामीन वगैरह है। अगर हम मिसाल लेते हैं अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशंस की कि जिसमें सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ टाइट्रेट करवाएं, उस टाइट्रेशन के नतीजे में इनसॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड बनेगा और साथ सोडियम नाइट्रेट बनेगा। सिल्वर नाइट्रेट को हम ब्यूरेट में लेते हैं, जबकि कोनिकल फ्लास्क के अंदर हम सोडियम क्लोराइड को और उसके साथ फ्लोरेसिन इंडिकेटर डालते हैं। जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो चूंकि आपके पास सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा है, जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो सारा सिल्वर नाइट्रेट कंज्यूम होकर सिल्वर क्लोराइड बना देगा और सिल्वर नाइट्रेट बना देगा, मगर अनरिएक्टेड फॉर्म के अंदर सोडियम क्लोराइड के आयंस इसमें पड़े होंगे। यही वजह है कि जैसे ही आपके पास सिल्वर क्लोराइड इंसॉल्युबल बनेगा, किसी प्रेसिपिटेट के अंदर ये एबिलिटी है कि अपने ही आयंस को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अपने गिर्द सराउंड कर सकता है। सिल्वर क्लोराइड में की सूरत में क्लोराइड आयन उसके गिर्द सराउंड करेंगे और ये प्राइमरी एडजॉर्ब लेयर बनाएगा। नतीजा ये निकलेगा कि सिल्वर क्लोराइड के ऊपर क्लोराइड आयन आने के नतीजे में नेगेटिव चार्ज होगा और उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसकी सोडियम के आयन सराउंड करेंगे और ये उसकी कहलाएगी सेकेंडरी एडजॉर्ब लेयर। ये उस वक्त होगा जब आपके पास एक्सेस में क्लोराइड आयन मौजूद होंगे और ऐसी हालत में जो कलर होगा वो ग्रीनिश येलो होगा। मगर जैसे जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट को गिराते जाएंगे वैसे वैसे वो रिएक्शन करता जाएगा और सोडियम क्लोराइड जो है बतदरीज कम से कम अतर होता जाएगा, और एक वक्त वो आएगा कि जब सिल्वर नाइट्रेट मुकम्मल तौर पे सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और किसी किस्म का सोडियम क्लोराइड नहीं बचेगा। मगर जैसे ही अब आप सोडियम सिल्वर नाइट्रेट मजीद डालेंगे तो अब सिल्वर नाइट्रेट डालने का मकसद ये है कि अब सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में मौजूद होगा। चूंकि सोडियम क्लोराइड मौजूद नहीं है तो लिहाजा अब सिल्वर नाइट्रेट के आयंस पहले के मुकाबले में ज्यादा हो जाएंगे। अब जो सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन चुके थे उनके गिर्द जो है प्राइमरी एडजॉर्ब लेयर के तौर पे सिल्वर के आयन सराउंड करेंगे और इन सिल्वर के आयन के गिर्द जो है वो नाइट्रेट के आयन सराउंड कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव जो है वो सराउंड करेगा। मगर सिल्वर आयन को नाइट्रेट की बजाय नेगेटिव फ्लोरेसिन आयन जो है इनके सराउंड करने की सलाहियत ज्यादा है, और जैसे फ्लोरेसिन आयन इसको सराउंड करेंगे तो ऐसी हालत में इससे जो पिंक जिस कलर बनेगा वो पिंक कलर बनेगा। यानी अगर एक्सेस ऑफ सिल्वर आयन होंगे तो कलर पिंक होगा, और अगर एक्सेस ऑफ क्लोराइड आयन होंगे तो ऐसी हालत में ग्रीनिश कलर होगा। इंडिकेटर्स की जो तीसरी किस्म है वो है रिडॉक्स इंडिकेटर्स। रिडॉक्स इंडिकेटर्स को अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो डिडाइज विच अंडरगो ए रिवर्सिबल चेंज इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल डाइफिनाइल अमीन सल्फोनिक एसिड, डाइफिनाइल बेंजीडीन वगैरह। सबसे पहले हम ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि रिडॉक्स का लफ्ज का मतलब क्या है। कहा यह जाता है कि जो रिडॉक्स का लफ्ज है वो RED रेड रिडक्शन के लिए और OX फॉर ऑक्सीडेशन, यानी रिडॉक्स से मुराद है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अगर हम इसकी डेफिनेशन करने की कोशिश करें तो रिडक्शन से मुराद है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन क्योंकि इसका उल्ट होता है तो इससे मुराद है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। महज समझने के लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं LEO लियो शेर, यानी ये याद रहे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, वाइल अगर जर का लफ्ज इस्तेमाल करें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ऐसे ही रिडक्शन को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि गेन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन है, जबकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन है। ऐसे लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन है। इसी तरीके से इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन, while the increase in oxidation state is called oxidation। हम यहाँ पे मिसाल लेने की कोशिश करते हैं डाइफिनाइल अमीन की। डाइफिनाइल अमीन जो है
वो रिड्यूस्ड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगी। डाइफिनाइल अमीन जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में उसका कलर जो है वो कलरलेस है, जबकि अगर वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर जाता है जिसमें वो H+ आयन और इलेक्ट्रॉन को लूज करके डाइफिनाइल अमीन फ्री रेडिकल बनाता है, तो ऐसी हालत में इसका कलर जो है वो कलरलेस है। मजीद अगर स्ट्रक्चर को गौर से देखने की कोशिश करें तो जो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है वो बेंजीन से मिलती जुलती है, यानी वो बेंजीनाइड फॉर्म हो सकती है, और इसी तरीके से जो इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है उसके अंदर कीनोन से स्ट्रक्चर मिलती जुलती है, तो लिहाजा वो इसकी क्विनोनाइड फॉर्म है। इसी तरीके से अगर हम डाइफिनाइल बेंजीडीन की मिसाल लें तो ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, रिड्यूस्ड फॉर्म जहां पे इसका कलर जो होगा वो कलरलेस है, जबकि जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है इसमें इसका कलर जो है वो वायलेट है। रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर इसकी स्ट्रक्चर जो है क्योंकि बेंजीन से मिलती जुलती है तो ये बेंजीनाइड फॉर्म है, ये अपना H आयन और इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी और इसकी स्ट्रक्चर जो है कीनोन से मिलती जुलती है, तो लिहाजा ये क्विनोनाइड फॉर्म है। अगर हम जनरल रेडॉक्स इक्वेशन के बारे में जानने की कोशिश करें तो आईएन इंडिकेटर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद आईएन इंडिकेटर रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर जाएगा, और ये अमल जो है रिवर्सिबल है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसको डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट इक्वेशन की अगर एग्जांपल लें तो E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.059 और n से मुराद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लॉग ऑफ IN इंडिकेटर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और IN इंडिकेटर जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है। हमने इससे पहले ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी फॉर्म जो होगी वो 9% से कम होगी तो मुकम्मल तौर पे कलर जो है वो दूसरी फॉर्म की वजह से हो सकता है। यानी अगर हम ये सपोज करते हैं, दो केस लेते हैं कि पहले केस में जो इंडिकेटर की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है वो 91% है और इंडिकेटर की जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो 9% होगी, तो कलर मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की वजह से होगा, और 91 और 9 जो है इट इज नियरली इक्वल टू 10 है, और log 10 जो है वो क्योंकि 1 के बराबर होता है तो लिहाजा ये इक्वेशन रिड्यूस होके है E इज इक्वल टू E नॉट प्लस 0.059 ओवर n। अगर हम रिडॉक्स इक्वेशन की दूसरी टाइप की बात करें कि जिसके अंदर इंडिकेटर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में 9% हो और रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर वो 91% होगा, तो ऐसी हालत में 9 और 91 जो है नियरली इक्वल टू 1/10 है एंड इट इज इक्वल टू 10⁻⁻1, गोया log 10⁻⁻1 इज इक्वल टू -1, यानी log 9 और 91 जो होगा ये जब -1 के बराबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद यही इक्वेशन रिड्यूस होके E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.59 ओवर n, और n से मुराद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इंडिकेटर के हवाले से देखते हैं तो इंडिकेटर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, वो H आयन लेने के बाद इंडिकेटर रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर वो जा सकता है, क्योंकि इस सारे खेल के दौरान हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और चेंज इन कंसंट्रेशन जो है ये पीएच को तब्दील करने का पेश खैमा है। तो इसका मतलब ये है कि कलर चेंज के दौरान जो ईएमएफ चेंज होगी वो दरअसल पीएच डिपेंडेंट होगी। अगर हम इस एक केस की बात करते हैं कि जिस केस के अंदर E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.59 ओवर n है, जहां पे हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिकेटर की 0.76 वोल्ट है, जबकि इसके दौरान जो इलेक्ट्रॉन की तब्दीली है वो 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये इक्वेशन रिड्यूस होके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगी 0.73, और दूसरे केस में अगर यही वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं तो ये इक्वेशन भी रिड्यूस होके 0.79 तक पहुंचेगी। इसका मतलब ये है कि इंडिकेटर की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थी 0.76 थी, मगर एक केस में वो 0.73 और दूसरे केस में 0.79 तक डिटेक्ट कर सकता है, यानी इस रेंज के अंदर इंडिकेटर काम कर सकता है। अगर इससे रेंज बदल देंगे तो इंडिकेटर अपना काम करना जो है वो छोड़ देगा। ऐसे ही बाद ऐसी टाइट्रेशंस हैं कि जिनमें बजाते खुद जो कंपाउंड है वो इंडिकेटर के तौर पे काम करता है और बाहर से इंडिकेटर उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कैमेनो-4 टाइट्रेशंस हैं कि इनमें कैमेनो-4 बजाते खुद इंडिकेटर के तौर पे काम करता है।
रिडॉक्स टाइट्रेशन में ये बात ज़रूरी है कि इंडिकेटर्स की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इस सिस्टम से जो ऑक्सीडेशन करने जा रहा है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अदरवाइज जब इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो पीएच में तेजी से तब्दीली की वजह से जो इंडिकेटर है वो बजात खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम डाइफिनाइल अमीन की बात करते हैं, उसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है और ये इस्तेमाल होता है बतौर इंडिकेटर जब आप फेरस को डाइक्रोमेट आयन के जरिए टाइट्रेट करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसी हालत में इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर जो उसका कलर है वो डीप वायलेट आना चाहिए। यहाँ पे इंडिकेटर की तो 0.76 वोल्ट है, जबकि फेरिक टू फेरस की बात करते हैं तो 0.77 वोल्ट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मामला उल्ट हो गया कि इंडिकेटर की जो ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होनी चाहिए वो कम है और जो सिस्टम की जो कम होनी चाहिए वो ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे अब परेशानी ये होगी कि जो बनने वाला फेरिक है वो फेरिक बजाते खुद जो होगा वो इंडिकेटर को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देगा। यही वजह है कि हमें बनने वाले फेरिक को रिमूव करना चाहिए और इस दौरान हम फास्फोरिक एसिड ऐड करते हैं ताकि फास्फोरिक एसिड जो है वो फेरिक के साथ रिएक्ट करके ये आयन बनाएगा और ये आयन जो है इस तरीके से फेरिक को रिमूव करने के काबिल हो सके।